नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवल एकेडमी पर। दोस्तों देखिए, हमारा ज्योग्राफी का डे 2 का लेक्चर 1 है। ठीक, लेक्चर 1 2 नहीं, लेक्चर 1 है। अभी तक हमने इसके डे 1 में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा डे 2 का दूसरा लेक्चर है। हमारी ये टोटल सीरीज चल रही है। हमारा टारगेट है कि हम लगभग 12 से 13 दिनों के अंदर अंदर इस पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म कर दें। ठीक, हाँ, हम यहाँ घटना चक्र से पढ़ा रहे हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं है कि आप इस बुक को ना परचेज़ कीजिए। ठीक, क्योंकि यह बुक बहुत ही अच्छी है आपके सिलेबस को जल्दी से कवर करने के लिए, पूरे के पूरे, वो भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। और ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं जो पहले आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे यूपी स्पेशल, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008, इसी प्रकार से सभी प्रश्न जो है पहले ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, आप इसे परचेज़ कीजिए। वीडियो बनाने का सिर्फ एक मोटिव ये है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस बुक को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर 10 से 12 दिनों में इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इस पूरी बुक को, तो आप उसके बाद 8 से 9 दिनों के अंदर अंदर इस बुक को अपने से ही रिपीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और, पिछले वीडियो को आप लोगों ने अभी तक पूरा नहीं देखा है शायद, तो इस वीडियो को हो सकता है मैं थोड़ा और डिले अपलोड करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पूछा जा रहा है यहाँ पे कि भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करिएगा इतनी शुद्ध हिंदी देख करके, पहले इसी प्रकार से आता था, हाल फिलहाल में थोड़े से इसमें सुधार किए गए हैं। सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि भारत जो है किस तरफ खिसकता जा रहा था धीरे धीरे, भूतकाल में जैसी इसकी स्थिति थी, पास्ट में भारत किस तरफ फिसल रहा था। मतलब जो महाद्वीपीय विस्थापन का जैसे सिद्धांत है उसमें बताया गया है ना कि सभी कॉन्टिनेंट धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते गए या दूर जाते गए या फिर निकट आते गए, उसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग। चलिए अब बताइए। तो भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। ए उत्तर की ओर, बी दक्षिण को, सी पूर्व को, या फिर डी पश्चिम को। तो बताइए जल्दी से। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर को, मतलब भारत जो है भूतकाल में उत्तर दिशा की ओर खिसका है। बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए थोड़ा जल्दी चलेंगे हम लोग, क्योंकि टारगेट हमारा इसमें बहुत लंबा है, 600 पेज के लगभग है इसमें, और 12 दिन का हमने टाइम लेके रखा है अपने पास के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? 2 क्वेश्चन हो गया ना। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से और महाद्वीप हैं या देश हैं? तो यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। और भारत एक ही स्थल पिंड में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में, यानी कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ये धीरे धीरे तिब्बत की ओर इसका विस्थापन हो रहा है अभी भी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं ए जुरैसिक भूखंड, बी आर्यावर्त, सी इंडियाना, या फिर डी गोंडवाना लैंड। अभी ऊपर हमने देखा है यह गोंडवाना लैंड का भाग था, जिसके अन्य कौन कौन से देश भाग थे? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? बताइए। ए 4, बी 6, सी 7, या फिर डी 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तथा चौथा तट एवं इसके द्वीप हैं। और भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। तो आपको 6 पे टिक लगा देना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए हमेशा जो है ये वाला प्रश्न हमेशा और हर जगह कंफ्यूजिंग वाला रहता है। कहीं पे आंसर को 4 माना जाता है तो कहीं पे 6 मान लिया जाता है। तो आपको करना क्या है, जब उपभौतिक आ जाए ना तब आप 6 लगा दीजिएगा। और सिंपल अगर प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में विभाजन पूछा जाता है और वहाँ 4 ऑप्शन में रहता है तो आपको 4 ही लगाना है। ठीक,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो बताइए, ए भाभर में, बी तराई में, सी शिवालिक में, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी तराई में। एक बार आप लोग क्या करिए ना, इस मैप को पहले देख लीजिए। भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में यह मैप बताता है। तो इसमें ये भाग तो हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, ये इतना भाग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये वाला पोर्शन सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र हो जाता है। दो भाग हो गए, एक दो। अब इन्होंने यहाँ पे एक भाग है मरुस्थल यानी थार का क्षेत्र या रेगिस्तानी क्षेत्र, तीन भाग हो गए। इसके बाद इस भाग को पूर्वोत्तर हिमालय में बांट दिया गया, कितना हो गया, ये चौथा नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मध्य उच्च भूमि को बता दिया गया, तो 6 भाग हो गया। उसके बाद दक्कन का पठार, 4 नहीं 5 ना होगा भाई, 5। उसके बाद डेक्कन प्लेटू, 6 भाग, ठीक। नीचे आइए देख लेते हैं हम लोग कितने भागों में भारत को बांटा गया, किस प्रकार से। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को पहले भाग के रूप में, उत्तरी भारत का मैदान दूसरा भाग है, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, फिर पांचवा तटीय मैदान, उसके बाद छठा द्वीपीय समूह। ये देखिए द्वीपीय समूह, ये छठे हो गए, ठीक। तटीय मैदान ये वाला हिस्सा हो गया, ये पांचवा हो गया। इन दोनों को इन्होंने मैच एक करके बता दिया है प्रायद्वीपीय पठार में। इसके बाद ये हो गया आपका उत्तर भारत का मैदान, ये मरुस्थलीय क्षेत्र, और इसे एक बता दिया पर्वतपदीय क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र बता दिया गया, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हम डिस्कस कर चुके थे, तो इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में चलते हैं कि पाताल तोड़ कुएँ क्या होते हैं। तो पाताल तोड़ कुएँ, यह कुएँ ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और इनकी सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल के स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए यानी कि पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले से कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः बाहर निकलने लगता है, ठीक। पाताल तोड़ कुएं भारत के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कन्फ्यूजन हो रही क्या, बता दूं इसको। देखिए ये जो है प्राकृतिक स्रोत ही होते हैं, प्राकृतिक जल स्रोत ही होते हैं पाताल तोड़ कुएं। डिफरेंस इसमें क्या होता है कि इन्हें जल स्रोत क्यों नहीं कहा जाता। तो जल स्रोतों से तो जो है जल खुद ब खुद निकलते रहते हैं, वहाँ किसी प्रकार की मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पाताल तोड़ कुएं जो होते हैं, ये क्या किया जाता है, ये कुछ नीचे कुछ पथरीली ज़मीनों से यह दबे होते हैं, जिस कारण से यह स्वतः नहीं निकल पाते। तो मनुष्य करता क्या, मानव द्वारा क्या जाता है, इसकी थोड़ी सी खुदाई कर दी जाती। उसके बाद जो है यहाँ से खुदाई या ड्रिल आप जिसे कह लीजिए, तो ड्रिल से छेद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से स्वतः ही जल निकलने लगता है बाहर की तरफ, ठीक। सिंपल कुएँ और पाताल तोड़ कुएँ में यही डिफरेंस है, यहाँ पे बाहर की तरफ जल निकलने लगता है स्वतः ही, और यहाँ पे जो जल इकट्ठा रहता है उसे निकालने का प्रयास किया जाता है मनुष्य के द्वारा, ठीक। और यह पाए कहाँ जाते हैं, तो यह भारत के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस बारे में अभी आगे बहुत अच्छे से चर्चा होगी तराई क्षेत्रों के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता, ठीक। एक कथन एक है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है। कथन 2 है कि सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। और कथन 3 है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक। पहले आप लोग कथन देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे नीचे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। यानी कि अगर हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत जो है साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों से भी प्रभावित होता अधिकांश हिस्सा भारत का। उसके अलावा सिंधु गंगा का मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता, साथ ही साथ मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। सभी के सभी सामान्य कथन है, ठीक।
बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए, हिंद पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये तो सीधा सीधा कथन ही कह दिया इन्होंने भाई। देखिए आगे, हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का भी निर्माण करती हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पहला कथन है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा कथन है कश्मीरी घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा कथन है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा कथन है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। बताना है कौन सा कथन सही है। ए है एक, ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 3 तथा 4, ऑप्शन सी है 1 तथा 3 और ऑप्शन डी है 2 तथा 4। देखिए, जब मैं ये कथन ऑप्शन पढ़ता रहा हूँ तब तक आपको करना क्या है, इस कथन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। ठीक, और फिर से कह रहा हूँ, एक बार अपना एटलस लेकर के ही बैठा करिए, बिना एटलस लिए मत देखा करिए वीडियो, या फिर मत ही कभी ज्योग्राफी पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फिर वह आपको बोर करती रहेगी और समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ इस बुक को भी परचेस कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, जैसे ही आप इस तक पहुंच बना लेते हैं अपनी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 कथन सही है। यह चौथा कथन तो बिल्कुल गलत है। यह बहुत ही सरलता से आप लोग इसे एलिमिनेट कर सकते थे, और 3 ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करते तो केवल 3 नहीं 4 ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते तो आपके पास बी और डी हट जाता, आपको इनमें से चुनना होता, और जिसमें से ऑप्शन 3 बहुत ही सरल है। चलिए आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, क्यों हम कह रहे हैं कौन सा कथन सही है, क्यों कह रहे हैं सरल है। देखिए, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई या आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। ठीक, मेघालय पठार का जो मेघालय पठार है ना, यह जो है मालदा गैप के द्वारा जो है भ्रंशन के कारण मालदा गैप के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग हो गया है, जबकि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। ठीक, इसीलिए कथन एक सही है। नेक्स्ट है कि कश्मीरी घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है, अतः कथन 2 भी सही है। ठीक, नेक्स्ट है कि स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी कि फोर्स डीप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा, और बाद में इसी में विशाल मैदान का निर्माण हो गया। अग्रगर्त यानी आगे की तरफ एक गड्ढा हो गया था, जो हिमालय की तरफ से, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में या फिर आसान भाषा में बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल भाषा नहीं है। टेक्निकल भाषा हम लोग जब डिस्कस करेंगे विश्व का भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो अग्रगर्त की बात हो रही थी, तो यह जो है जब भारत का बढ़ रहा था, धीरे धीरे भारत उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था, उसके बाद होता क्या है कि हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोक दिया गया दृढ़ भूखंडों के द्वारा। ठीक, प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंडों ने हिमालय के दक्षिण की ओर के प्रसार को रोक दिया गया। देखिए, एकदम साधारण सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, कि जब हिमालय बढ़ रहा था तो इसका प्रसार धीरे धीरे दक्षिण दिशा की तरफ भी हो रहा था, फैल रहा था ना हिमालय, ऐसे ऐसे ये फैलता जा रहा था धीरे धीरे। तो होता क्या है कि ये जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार थे, ये तो काफ़ी सख्त थे, तो इन्होंने किया क्या कि इसके प्रसार को रोक दिया। अब यह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था हिमालय, तो इसके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पर एक अग्रगर्त का निर्माण हो गया। यह जो है ऊंचे हो गए, यहाँ पे गड्ढा हो गया, और ये जो है प्रायद्वीपीय पठार उच्च मैदान हो गए। अब क्या होता है कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, यह धीरे धीरे हिमालय के पर्वत श्रेणियों को थोड़ा थोड़ा करके काटती रहती हैं, जिसे कि अवसाद बोलते हैं। और यह क्या करती हैं, इन अवसादों को धीरे धीरे बहा करके इस क्षेत्र में, यानी गड्ढे की तरफ तो जाएगी, कोई भी पानी हमेशा
गड्ढे की तरफ जाता है, ठीक, ऊंचाई से नीचे की ओर बढ़ता है, तो वह अपने साथ इन मलबों को भी लेती आती हैं, जिन्हें अवसाद कहते हैं ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में। तो ये मलबे धीरे धीरे इनको भरते चले गए। उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि गंगा का जो विस्तृत मैदान है उसका निर्माण हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कि हिमालय, नेक्स्ट वो कथन था कि हिमालय की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है यह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का सिद्धांत जो विवरण जो है ये प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में है ही नहीं। तो कहीं भी आपका चीनी प्लेट के बारे में बात आता है तो वहाँ पे आप उस आंसर को आसानी से गलत कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन काफ़ी कवर करने। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित या फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा हुआ है। या फिर डी, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथन सी गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों का निर्माण जो है नदियों के जमाव द्वारा नहीं हुआ है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं, ठीक। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रायद्वीपीय क्षेत्र ही भारत का सबसे प्राचीन भाग है और हिमालय विश्व में सबसे नवीन पर्वत श्रेणियों को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ भारत में जो गोंडवाना शिलाएँ हैं वहाँ पे कोयले का सबसे बड़ा भंडार मिलता है, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, ठीक। किसके द्वारा? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। स्पष्ट रूप से सारे कथनों को बता दिया गया है और कुछ बताया नहीं गया एक्सप्लेनेशन में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। यहाँ बता 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इन सूचियों को आपस में मैच करा करके नीचे ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनको बताना है कि कैसे कैसे ये मैच किए हुए हैं। चलिए मैच कराते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को देखिए, आप पढ़िए, मैं सीधा आंसर बताऊंगा या फिर सही मैचिंग बता दूंगा, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है। आप वीडियो पॉज कीजिए और देख लीजिए। हाँ, तो अब तक आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। देखिए दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति कब हुई थी? तो दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस काल में, ठीक। क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में या फिर आदि नूतन काल में इसका जो है निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था सेनोजेइक काल में, ठीक। सेनोजेइक काल में। यह जो है अत्यंत नूतन वाला सही है, ठीक। सेनोजेइक एरा या फिर अत्यंत नूतन काल बोलते हैं इसे, या उत्तर नूतन काल भी बोलते हैं। अब अरावली श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था? तो अरावली श्रेणियाँ हमेशा आप याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी आपको भले भूल जाए, अरावली श्रेणियाँ आपको भूलेंगी नहीं। ना अरावली श्रेणियाँ भूलनी चाहिए, ना दक्कन ट्रैप भूलना चाहिए। डेक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस एरा में हुआ था या फिर इसके अंतिम चरण या आदि नूतन काल में हुआ था। इसी प्रकार से अरावली का निर्माण यह कब हुआ था? तो अरावली का निर्माण कैम्ब्रियन एरा का है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ, ठीक, मतलब काफ़ी पुराना है। फिर नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की बात हो रही, ठीक, जलोढ़ निक्षेप की बात हो रही। तो यह कब हुआ होगा बताइए? यह अत्यंत नूतन काल में हुआ होगा, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण। ये वाला ऑप्शन आपको गलत बता दिया गया है, ये 5 नंबर पश्चिमी घाट वाला। बोल कुछ और रहा हूँ, टिक कहीं और लगा दे रहा हूँ, ठीक। तो पश्चिमी घाट का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था उत्तर नूतन काल में। ये ऊपर है, अत्यंत नहीं। जलोढ़ और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का निर्माण अत्यंत नूतन काल में हुआ था, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं इसके सही ऑप्शन के बारे में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5, ठीक। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन काल में हुआ था। पश्चिमी घाट का निर्माण उत्तर नूतन काल में हुआ था। अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन ईरा की है और नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन काल की है, ठीक। नीचे इसके
एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता दें, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक या उत्तर काल में दोनों आपको आंसर में मिल सकता है, या सेनोजोइक मिल सकता है या फिर उत्तर नूतन काल भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ए मीठे पानी की झील के लिए, बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सी एक प्रवाल द्वीप के लिए, या फिर डी भारत के सबसे पश्चिमी में स्थित बिंदु के लिए। जल्दी से बताइए आप लोग, टाइम ज़्यादा चला जा रहा है ना। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल का कुट्टानाड जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए यह प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। किसे? के कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक, कुट्टानाड जो है सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। इसे FAO द्वारा यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीके को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली किसके द्वारा घोषित किया गया है? केरल FAO के द्वारा। किसको? केरल के कुट्टानाड को, जो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ए सिंधु क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, बी सी असम क्षेत्र, या फिर डी मध्य भारत का क्षेत्र। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु क्षेत्र जो है यह एक मरुस्थल है। चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र भी है। ठीक, यानी कि सिंधु क्षेत्र का जो पश्चिमी क्षेत्र सिंचित किया जाता है, राजस्थान ये मरुस्थल का जो पश्चिमी क्षेत्र सिंचित किया जाता है वह सिंधु नदी के द्वारा सिंचित किया जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई, या फिर डी नवादा, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन सा इसमें सही है। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह BPSC का प्रश्न है और बिहार स्पेशल में आता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं कि बिहार में धारवाड़ जो है यह भूस्तरीय रचना वाले जिले, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय संरचना, मतलब रोहतास में जो है विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय संरचनाएं पाई जाती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत मुंगेर, नवादा तथा जमुई जिले शामिल है। यहाँ पे धारवाड़ प्रकार की भूस्तरीय संरचना मिलती है। ठीक, बिहार में विंध्यन भूस्तरीय संरचना जो है कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक, यह रोहतास जो है यह धारवाड़ जिला, धारवाड़ भूस्तरीय रचना का नहीं है, बाकी यह तीनों है। यहाँ पूछा गया था कौन सा जिला नहीं है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये नेक्स्ट चैप्टर पहुंच गए हम लोग। ये यहाँ बताया जा रहा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जाने से पहले चैप्टर के प्रश्नों की तरफ हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं ध्यान से। सबसे पहले तो ऊपर देखिए जो टॉप पर लाइन जा रही है, ये है एक तरफ तो हिंदुकुश पर्वत है, दूसरी तरफ पामीर की ग्रंथि है, और तीसरी तरफ है कुनलुन पर्वत। कौन सा पर्वत? कुनलुन। ठीक, कुनलुन पर्वत श्रेणी। ठीक, एक तरफ हिंदुकुश है, दूसरी तरफ बीच में पामीर की ग्रंथि है, और उसके बाद कुनलुन पर्वत है। अब बात करते हैं भारत के अंदर आकर के हम, तो सबसे ऊपर कौन सी पर्वत श्रेणी है या फिर सबसे उत्तर में? तो यह है काराकोरम श्रेणी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो श्रेणी है यह है राका पेशी श्रेणी। फिर पहले इस क्रम में चलते हैं। ठीक, काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में है, उसके बाद लद्दाख की श्रेणी आती है, फिर जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल की श्रेणी आती है, और सबसे लास्ट में, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे लास्ट में शिवालिक पर्वत श्रेणी आता है।
ठीक, दक्षिण से उत्तर का क्रम मिलाने को आ जाएगा तो सबसे पहले शिवालिक की श्रेणी आएगी, फिर पीर पंजाल की श्रेणी आएगी, उसके बाद जास्कर और फिर लद्दाख और सबसे अंत में काराकोरम की श्रेणी आएगी। यहाँ पर जो है राकापेसी पर्वतमाला है और यहाँ पर नंगा पर्वतमाला है। ठीक, अब चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, यानी वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसे साफ करते हैं, अब बताया जाता है आपको। देखिए यहाँ पर जो है यह कैलाश पर्वत है, इसके बाद आपका पड़ता है कामेत पर्वत। ये देखिए यहाँ पे ये कामेत पर्वत है, इसके बाद यहाँ पे यह नंदा देवी पर्वत है, और फिर जो है यहाँ पे गुरुमंधाता पर्वत है। उसके बाद और नीचे चलने पर यही एवरेस्ट आ जाता है। एवरेस्ट के और पूर्व में चलने पर देखिए अब ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, एवरेस्ट के और पूर्व में चलने पर कंचनजंगा की श्रेणियाँ, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी आ जाती है। फिर कंचनजंगा पर्वत श्रेणी के और जो है आप पूर्व में चलिए तो यहाँ पे डाफला पर्वत श्रेणी आ जाएगी। उसके बाद जो है आपकी आ जाएगी नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा पर्वत श्रेणी आ जाएगी। उसके बाद मिसिमी पर्वत श्रेणी आएगी। फिर जो है और नीचे की तरफ आप चलेंगे तो आपको मिलेगी पटकाई बूम पर्वतमाला, नागा पहाड़ी, और यहाँ पर जो है ये 3 पहाड़ी हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, चलिए इसीलिए कह रहा हूँ बुक को आप परचेस कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी बुक है, सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे जब पर्वत श्रेणी की बात आएगी। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में, जल्दी से कवर करते हैं। तो नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। यह है, पहला है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से करना है। कथन यह है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, और इसका कारण इन्होंने बताया कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो मत ऑप्शन है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत परंतु आर सही है। बताना है कौन सा सही है। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन आपको यही बता दिया जाता है। देखिए हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त तो करता है, लेकिन नदियां सतत वाहिनी है, इसका एकमात्र यही कारण नहीं है, क्योंकि वर्षा तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। दरअसल हिमालय जो है यह विशाल बर्फ से ढका हुआ है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। ठीक, हिमानियों यानी बर्फ के बर्फीले क्षेत्रों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, अतः कथन और कारण दोनों सही, लेकिन कारण कथन की सही से व्याख्या नहीं कर पाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, नीचे कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है और कारण इसका दिया गया हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। सेम वही क्वेश्चन है, शब्दों को बस हेर फेर रखा गया है। चलिए बताइए, ए ऑप्शन ए है कि ए गलत और आर सही है। ऑप्शन बी है कि कथन सही है और कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की पुष्टि करता है। सी, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की पुष्टि नहीं करता है। और डी, ए कारण सही है और कथन गलत है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी करिए। देखिए इनमें जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यह एक्सप्लेनेशन सेम है, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए बता दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है ए शिवालिक श्रेणी, बी निम्न हिमालय, सी बृहत हिमालय, या डी धौलाधर हिमालय। तो बताइए हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बृहत हिमालय हिमालय की सर्वाधिक प्राचीन श्रेणी है। देखिए यहाँ नीचे जो है एक्सप्लेनेशन में इनके निर्माण काल के बारे में बताया गया। तो हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोशीन युग में यानी कि 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व का हुई थी। ठीक, उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी आती है, मध्य मायोसीन युग या फिर 14 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। फिर शिवालिक श्रेणियाँ सबसे नवीनतम है, जिसका निर्माण प्लायोसीन युग में
यानी कि 5 से लेकर के 1.7 मिलियन पूर्व वर्ष हुआ। ठीक, तो इनका क्रम क्या हो जाता है, वृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणी थी हो। ठीक, पहले सबसे पुरानी ये, मध्यम ये, फिर नई सबसे ये। अब इनका उत्थान, इन सभी श्रेणियों का उत्थान जो है यह तरसरी काल के विभिन्न युगों में ही हो गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है। ए तराई, बी दून, सी खादर या फिर डी भाभर। तो बताइए आप लोग कि उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाभर। इन लोगों को, इस क्षेत्र को भाभर कहा जाता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में, गिरिपद क्षेत्र उसको बोलते हैं जैसे यह पहाड़ी है, इसके ठीक नीचे के इस भाग को गिरिपद क्षेत्र बोला जाता है। ठीक, पहाड़ के पर्वत पर, गिरी पर्वत को बोला जाता है और पद पैरों को बोला जाता है, तो पर्वत के पैरों पर। अब देखिए, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदानों को भाभर कहा जाता है। ठीक, यह सामान्यतया 8 से, देखिए ये पूरा अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और क्वेश्चन बनता है। यह सामान्यतया 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल वाले भाग होते हैं। शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। ठीक, एक सेकंड, अब देखिए यह सामान्यतः जो है, जो ये भाभर का क्षेत्र होता है, यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित एक मेखला है। ठीक, जैसे यह पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, ठीक, एक ये हो गई, तो यहाँ से जो नदी निकल रही है अचानक जब नीचे आती है तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर बजरी जो इकट्ठा होता है, इस क्षेत्र को भाभर कहते हैं। फिलहाल आपको बता दिया जाए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि हिमालय का पर्वत प्रदेश है। ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी बृहद हिमालय या फिर डी अरावली। तो बताइए हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र कौन सा, प्रदेश कौन सा होगा। देखिए इसमें ऑप्शन है बी शिवालिक सही है। ठीक, अभी हमने अपने पिछले प्रश्न में इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। अब देख लेते हैं। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों पर, उत्तरी तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है। ए अरावली का, बी पश्चिमी घाट का, सी हिमालय का या फिर डी सतपुड़ा का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सही बोला आप लोगों ने, यह जो है सी हिमालय सही आंसर है। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। ए इयोजेइक एरा में, बी पेलियोजेइक में, सी मेसोजेइक में या फिर डी सेनोजेइक में। तो बताइए शिवालिक का निर्माण कब हुआ था। अभी आप लोगों को बताया गया है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, सेनोजेइक में शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ था। देखिए यहाँ बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में कि शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक के दो नाम हैं, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजेइक युग में हुआ था। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई ए 850 से 1200 मीटर के मध्य है, सी बी 750 से 1100 मीटर के मध्य है, सी 750 से 1500 मीटर के मध्य है या फिर डी 750 से 1300 मीटर के मध्य है। तो बताइए आप लोग। देखिए इनमें जो है कोई भी सही नहीं है, मैं बताता हूँ। दरअसल शिवालिक श्रेणी की जो लंबाई, जो ऊंचाई है, यह करीब 900 से 1100 मीटर के मध्य है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। ये देखिए, उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इसमें निकटतम आंसर आप किसे चुन सकते थे, बताइए। जैसे ऐसा प्रश्न आ गया तो आप किसे चुनेंगे।
इसीलिए मैं पहले नहीं बता रहा था कि इसमें ऑप्शन सभी गलत हैं। तो बताइए आपको कौन सा आंसर टिक करना होगा यहाँ पे। आप जो है 850 से 1200 मीटर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र उदाहरण है। ए मध्यभूमि स्थिति का, बी अंतरा पर्वतीय स्थिति का, सी गिरिपद की स्थिति का, या फिर डी अनुसमुद्री स्थिति का। तो बताइए फटाक से, अभी अभी इसके बारे में आपको बताया गया है। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिपद की स्थिति का यह उदाहरण है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। यहाँ बताया गया है कि भाभर का मैदान जो है शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में, ठीक जैसे यह शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ थी तो इसके पश्चिम में, ये पश्चिम होगा इसका, ठीक, या फिर आप इसे दक्षिण भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए भाभर के शिवालिक के भाभर मैदान जो है शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में और सिंधु से पूरब में तिस्ता के बीच फैला हुआ है। यह 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण जो है कंकड़ एवं बजरी के जमाव से हुआ है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो बताइए यह किसका हिस्सा नहीं है। आपको पता है कि यह जो है देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा यह नहीं है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नवत है। पहला तो जम्मू कश्मीर है, दूसरा लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, इनके अलावा असम व पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा राज्य हो गए, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, इसके अलावा असम तथा पश्चिम बंगाल के भी जो पहाड़ी क्षेत्र है वह भी हिमालय के अंतर्गत ही आएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित देखेंगे। एक गहरे गड्ढे, बी यू घुमाव वाली नदी मार्ग को, तीन समानांतर पर्वत श्रेणियों को, और 4 भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता को। तो बताइए आप जब हिमालय टहलने या घूमने जाएंगे तो आप इन चारों में क्या क्या देखेंगे। तब यहाँ पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मूरदार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब आपको वलित पर्वत के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसे हम पढ़ेंगे कहाँ, तो इसे हम पढ़ेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए बताइए फिलहाल इसमें ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 3 और 4, या फिर डी 1, 2, 3, 4। देखिए इसमें आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। जब भी हम हिमालय घूमने जाएंगे तो वहाँ गहरे गड्ढे मिलेंगे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग मिलेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ भी मिलेंगी, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र पर्वता वाले ढाल मिलेंगे। वैसे सामान्यतः अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढे, यू घुमाव या यू टर्न वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। ठीक, नवीन मोरदार पर्वतों में ये भू आकृतियाँ प्रमुख लक्षण या प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो बाबू लोग। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये जो है मानचित्र जम्मू और कश्मीर का दिया हुआ है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो 1, 2, 3, 4 है, इन श्रेणियों के बारे में आपको बताना है कि यह कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। ऑप्शन है ए लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, बी काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख, और सी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, या फिर डी लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। आपको दिखा देता हूँ फिर से मैं, ऐसा ना हो कहीं भूल जाए।
अभी देखिए शुरू करने से पहले मैप को आपको बताया गया था कि मैप क्या क्या है, बता देता हूँ आपको। देखिए ये काराकोरम हो गया, ठीक, उसके बाद यह लद्दाख हो गया, फिर यह जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें और कुछ नहीं, देखिए एक्सप्लेनेशन इसका अगर देखना चाहें आप लोग तो, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। अरे ये तो हम कहाँ आ गए भाई, ये तो हम अपने नेक्स्ट पेज में आ गए, इसमें बात करना था ना। हाँ देखिए, जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व के दिए गए उपर्युक्त मानचित्र को 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ इस प्रकार हैं। एक काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी है, तीसरा जास्कर एवं चौथा पीर पंजाल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पूछा जा रहा है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के, बी शिवालिक और महान हिमालय के, सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक के, या फिर डी शिवालिक और बाह्य हिमालय के। तो बताइए किसके बीच में लघु हिमालय स्थित है। देखिए लघु हिमालय जो है, इसका आंसर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लघु हिमालय जो है या शिवालिक और महान हिमालय या फिर बाह्य और बृहद हिमालय के बीच में स्थित जो हिमालय है उसे लघु हिमालय कहते हैं। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय जो है हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से किया जा सकता है कि सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर उसके बाद शिवालिक की श्रेणियाँ आएंगी। यह उत्तर से दक्षिण की तरफ हिमालय का आप लोग विभाजन कर सकते हैं। यह हो गया ट्रांस हिमालय, यह हो गया बृहद हिमालय, यह हो गया लघु हिमालय, इसके बाद यह हो गया शिवालिक की श्रेणियाँ। ठीक, यानी कि सबसे उत्तर में हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, फिर ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपका आ जाएगा महान हिमालय, फिर महान हिमालय के दक्षिण में आपका आ जाएगा लघु हिमालय, फिर दक्षिण हिमालय के लघु हिमालय के और दक्षिण में अगर हम चलेंगे तो हम शिवालिक हिमालय तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आप उत्तर की तरफ से भी इसका क्रम लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक, ए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। क्रम को देखिए कौन सा पूछा जा रहा है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि इधर से इधर की तरफ चलना है। अब बताइए, ए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, सी लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक, डी शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा। बार बार आपको बताया गया है कि शिवालिक सबसे दक्षिण में है, उसके बाद फिर लघु हिमालय पड़ता है, फिर महान हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय पड़ता है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु हिमालय या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय स्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। ए विंध्य, बी अरावली, सी शिवालिक, डी अन्नामलाई। तो बताइए फटाक से। देखिए सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां हैं सी शिवालिक। ठीक, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम जो है यह बढ़ता जा रहा है, 43 मिनट हो गया लगभग। बताइए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ए विंध्यन, बी धारवाड़, विंध्यन, बी कुडप्पा, सी धारवाड़, या फिर डी गोंडवाना। तो बताइए कौन सी जो है सबसे नवीनतम श्रेणियाँ हैं भारत में चट्टान प्रणाली। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। ठीक, गोंडवाना जो है भारत में सबसे नवीनतम श्रेणी की चट्टान प्रणाली है। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो क्या बताया गया है यहाँ पे बताया जा रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ था। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें आती हैं, तो इनकी बात करते हैं। तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक, यानी कि सब पहले धारवाड़ आ जाएगा, डी लगा लीजिए, उसके बाद कुडप्पा के। ठीक, अब देखिए तो
कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। अब विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। वी। विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। अब विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, ये क्रम लगा रहे थे हम। तो धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और उसके बाद क्या था बताइए? इसके बाद था जी, गोंडवाना। इनका निर्माण का क्रम इस प्रकार से है। ठीक, धारवाड़ क्रम में क्या क्या मिलता है? तो धारवाड़ क्रम में इसका निर्माण जो है आर्कियन इरा क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के द्वारा हुआ था। और इसमें क्या क्या मिलता है? तो यह धात्विक चट्टानें होती जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन और सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ए, जास्कर पर्वत श्रृंखला, दूसरा है धौलाधर पर्वत श्रृंखला, तीसरा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला और चौथा है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब इनके उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को जो है दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। किस क्रम में? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाना है। ऑप्शंस इस प्रकार से हैं: 2 1 3 4, 2 3 4 1, 4 3 2 1 या फिर 4 2 1 3। बताइए आप लोग, कई बार इस प्रश्न को बताया और डिस्कस किया गया है। थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। और मैप तो आप लोग लेके बैठे ही हैं। देखिए मैप लगातार लिए रहिए। कहाँ गया माइक? हाँ, मैप जो है लगातार लिए रहिए याद करने के लिए। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही क्रम है ए, 2 1 3 4, यानी कि नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सीधे सीधे कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर श्रेणी है, सबसे दक्षिण में धौलाधर श्रेणी है। इसके बाद और उत्तर बढ़ेंगे तो जास्कर श्रेणी, फिर और उत्तर जाएंगे लद्दाख की श्रेणी और सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणियाँ हैं। ठीक, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ यह तीनों जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला यह लघु हिमालय तथा मध्य हिमालय की श्रेणी में है। ठीक, धौलाधर जो है यह लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। परेशान क्यों हो रहे भाई? धौलाधर लघु हिमालय या मध्य हिमालय में है। उसके अलावा जो 3 अन्य हैं कौन कौन से? लद्दाख, काराकोरम और जास्कर, यह कहाँ हैं? तो यह तीनों जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? ठीक, उत्तर दिशा के क्रम की ओर बढ़ना है। अब ए, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। बी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। डी है पीर पंजाल श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी या फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। लगातार इस तरीके से बोल रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा समझिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए 1 मिनट का आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से इस ऑप्शन को पढ़िए, क्योंकि ऐसे लगातार दिमाग में नहीं जा रहा होगा। ऐसा करते हैं, इस वीडियो को अभी यहीं पे रोक देते हैं। ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई हैं, कन्फ्यूजन ऐसा ना हो बढ़ जाए। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सबसे उत्तर दिशा में कौन सी है? पीर पंजाल की पर्वत श्रेणी है, इसके बाद जास्कर की पर्वत श्रेणी है, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी है, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ठीक, यहाँ से आते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। पीर पंजाल दक्षिण में सबसे, उसके बाद आपका आ जाता है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर काराकोरम। मैप को आप लोग करिए क्या है कि मैप को तब तक अच्छे से देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखें अगर तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम है। ठीक, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय में स्थित है। अतः विकल्प बी सही है। आप लोग ऐसा करिए कि मैप को अच्छे से देख लीजिए, ज़रूर से ज़रूर मैप को अच्छे से देख लीजिए। चलिए इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।